और यहीं से हिटलर इतना पागल हो जाता है कि उसको लगता था कि मैं किसी भी चीज को हासिल कर सकता हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। और इसी पागलपन में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। और एक तरफ जर्मनी में लोग भूखे मर रहे थे और हिटलर वहां पे स्पीचेस देता है, लोगों को इमोशन जीतता है कि हम हमारा जो हाल जिसने किया है सबका चुन चुन कर बदला लेंगे, पूरी दुनिया से बदला लेने के लिए तैयार है। अंग्रेजों के खिलाफ हिटलर भी लड़ रहा था और हमारा देश भी अंग्रेजों का गुलाम था, तो दुश्मन का दुश्मन कहीं ना कहीं दोस्त होता है। और यही सोचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और हिटलर से समझौता करते हैं। दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और आज ये कहानी उसी इंसान का है जो कि कभी पूरी दुनिया जीतने चला था। और गर्व की बात यह है कि आधी दुनिया जीत भी चुका था। ये कहानी है 20 अप्रैल सन 1889 की। ऑस्ट्रिया के छोटे से बॉर्डर ब्राउनाउ एम इन में अलोइस हिटलर और क्लारा हिटलर के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह या फिर मोस्ट डिक्टेटर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल हिटलर के पिता एक बहुत ही कड़े मिजाज के थे जो कि ऑस्ट्रिया में ही एक कस्टम ऑफिसर थे। और हिटलर की माँ बहुत ही नरम दिल होती है जो कि अपने बेटे को बहुत ज्यादा चाहती है, बहुत प्यार करती है। अगर हिटलर की बचपन की देखा जाए तो स्टार्टिंग में उसको ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक नॉर्मल लड़के की तरह था। और उसको एक पेंटिंग की बहुत ज्यादा शौक थी। वो पेंटिंग में शौक तो रखता था लेकिन उसका दिल था कि कोई वो बड़ा एक्टर बने, कोई बड़ा हीरो बनना चाहता था। 1903 में उसके पिता की मौत हो जाती है और 1907 में ठीक 5 साल बाद उसकी माता का भी कैंसर से मौत हो जाती है। और अब हिटलर की लाइफ पूरी तरीके से अकेला हो जाता है। और अब हिटलर को फाइनेंशियल भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अब हिटलर बैक फुट पे आ चुका था और वो सोचा कैसे भी गुजारा करने के लिए। और उसने जो भी पेंटिंग सीखी थी, जो भी पेंटिंग सीखा था, वो पेंटिंग को बनाकर वो गलियों में घूम घूम कर बेचना शुरू करता है। और हिटलर जिस ऑस्ट्रिया के एरिया में रहता था वहां पे ज्यादातर जीसस लोग थे, यहूदी लोग थे। और ये जो गलियों में घूम घूम कर जो पेंटिंग बेचा करता था तो इसकी पेंटिंग रिजेक्ट कर दी जाती थी क्योंकि उस टाइम पे पेंटिंग की उतना वैल्यू नहीं होती थी। कभी कभी पेंटिंग बेचने जाता था तो यहूदी के लड़के और यहूदी सब इनको गाली भी देते थे, मारते भी थे, या फिर कहीं पे भी सोया रहता था, या मतलब बहुत ही बैकफुट पे आ चुका था हिटलर। और अब हिटलर यहूदियों को बहुत ही नफरत की नजर से देखता था, बहुत ही नफरत हो चुकी थी यहूदियों से। आगे कहानी में आएगी कि हिटलर कैसे यहूदियों को मारता था और कैसे जुल्म करता था इनके ऊपर। और अब हिटलर 1913 में म्यूनिख चला जाता है और ठीक उसके एक साल बाद 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होते ही वो जर्मन सेना में भर्ती ले लेता है। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसमें बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा था हिटलर ने। और हिटलर को 4 साल खून खराबे बम बारूदों के साथ लड़ने के बाद हिटलर जिस बहादुरी से लड़ा था उसके लिए आयरन क्रॉस मेडल मिला था। और इतनी बहादुरी के साथ लड़ना किसी काम का नहीं रहा क्योंकि जर्मनी एंड तक हार जाती है। और होता क्या है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, इसमें एक कंट्री या दूसरी कंट्री के बीच लड़ाई नहीं थी, इसमें मल्टीपल कंट्री आ चुके थे। जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, ये जो भी थे सब एक दूसरे के सपोर्ट में, जैसे कि ये हमारा दोस्त है तो मैं इसके सपोर्ट में जाता हूं, ऐसे करके एक वर्ल्ड वॉर हुआ था। और उस टाइम पे ब्रिटेन, सोवियत के बाद जर्मनी ही सबसे बड़ा और सबसे तेजी से उभरता हुआ देश था जो कि जिसका इकोनॉमी बहुत ऊपर चला गया था। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ी गई थी इसमें करोड़ों लोगों की जाने गई थी। मल्टीपल देशों में हर देश के लोग लाखों करोड़ों की संख्या में मरे थे। और इन सारी चीजों का एलिगेशन हिटलर के ऊपर लगा दिया जाता है, जर्मनी के ऊपर लगा दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, यूएसए एंड सोवियत संघ ये नहीं चाहते थे कि कभी जर्मनी सुपर पावर बने। और दुनिया के पूरे देशों ने मिलकर जर्मनी के ऊपर एक ऐसा पेनल्टी लगाया जो कि जर्मनी को चुकाने में 100 साल बीत गए अगले। अब जरा सोच के देखो, उस टाइम के इतना अमीर देश 100 साल लग गए कर्ज चुकाते चुकाते। और ये जो उसके फैक्ट्री या जो भी थे उसके सोर्सेस थे, इन सारी सोर्सेस पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये जब तक कर्ज नहीं चुकाएंगे तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं, आजाद नहीं करेंगे। और इसे हुआ क्या कि जर्मनी में भूखमरी शुरू हो गई, लोग भूखे मरने लगे, इतना ज्यादा गरीबी पैदा हो गई। और ये सारी चीजें हिटलर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई देखकर। और ये सब देखकर हिटलर को लगा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने जर्मनी में ही अपने लीडर नेताओं के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और वो 10-15 ग्रुप बनाता है और वहां के तख्ता पलट करना चाहता था कि इस गवर्नमेंट को हटाकर दूसरा गवर्नमेंट को लाया जाए। और हिटलर का यह प्लान पूरे तरीके से फेल जाता है और वो पकड़ा जाता है और जेल भी जाता है। और ठीक उसके 1 साल बाद वो जेल से निकलता है और वो जेल से निकलकर कुछ राइटिंग करता है, बुक लिखता है, लोगों का इमोशन कैप्चर करता है और मोटिवेशनल बनता है। उसको लग चुका था कि ये गवर्नमेंट को ऐसे हटाना मुश्किल है और इसे हम लीगल तरीके से हटाएंगे, सत्ता में आके हटाएंगे। तो इसी दौरान वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है जो कि नाजी पार्टी होती है। वो पार्टी ज्वाइन करता है और स्पीचेस देना शुरू करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को ये एक डर दिखाता है कि जर्मन अब पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। और लोग पहले से भी तंग हो चुके थे, भूखमरी इतनी ज्यादा थी और लोग हिटलर के बातों में आ जाते हैं। लोगों को लगता था कि हाँ, ये हिटलर ही हमें बचाएगा दुनिया से। उसकी भाषण इतनी तगड़ी थी कि लोगों का दिल जीत लिया और उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला। और सपोर्ट मिलने के बाद हिटलर जर्मनी का एक बड़ा चेहरा बन गया। और ये जो ब्रिटेन और पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर जर्मनी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए थे उसमें एक ये भी साइन हुई थी कि यहाँ के लोग अभी कोई मिलिट्री नहीं बना सकती है, जर्मनी कोई मिलिट्री बेसिस नहीं बना सकती है। और ब्रिटेन गवर्नमेंट, सोवियत संघ, इन लोगों को लगा कि जर्मनी के ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है, मतलब ज्यादा लोग मर रहे हैं, वहां पे भूखमरी हो गई, उसके साथ ज्यादा ही थोड़ा नाइंसाफी हो गया, उसकी गलती का एहसास हो गया होगा। तो ये हिटलर की अपील को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो आप एक छोटी मोटी आर्मी बना सकते हो, रेडी कर सकते हो। मतलब उसके जो कंट्री में जो भी एलिगेशन लगाए थे, जो जिस भी चीज पे बैन था, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ढील दे देते हैं, कुछ छूट दे देते हैं, चलो आप लोग
और ये कर सकते हो, अपना आगे बढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। और एक तरफ जर्मनी में लोग भूखे मर रहे थे और हिटलर वहां पे स्पीचेस देता है, लोगों को इमोशन जीतता है कि हम हमारा जो हाल जिसने किया है सबका चुन चुन कर बदला लेंगे, पूरी दुनिया से बदला लेने के लिए तैयार हैं। और जर्मनी में जनता पहले से ही परेशान थी और हिटलर को एकदम फुल सपोर्ट करती है जर्मनी की जनता। और हिटलर एकदम भारी पावर में आता है, सत्ता में आता है और वो मिलिट्री बेसिस बनाता है, फोर्सेस अपने तरीके से काम शुरू कर देता है। और ये जो जर्मनी में जो यहूदी और कम्युनिस्ट थे इनको गद्दार बताता है कि इन्हीं लोगों ने उनका सपोर्ट करके जर्मनी का ये हाल किया है। उनको अलग अलग गैस चैम्बर में कभी डाल के मारता है, कभी कहीं पे कैदी, यानी यहूदियों के ऊपर इससे स्टार्टिंग से ही इसको गुस्सा था और यहूदी को मारना शुरू कर देता है। और हिटलर अब आगे बढ़ता है और अपने आसपास के जो भी छोटे छोटे कंट्री थे, जो भी छोटे छोटे देश थे, सब पे कब्जा करना शुरू कर देता है, एक एक करके, बारी बारी करके। और जब हिटलर बड़ी ताकत, बड़ी सेना को लेकर पोलैंड के ऊपर हमला करता है तो फिर फ्रांस बोलता है ब्रिटेन को, अगर आप ऐसे चुपचाप बैठते देखते रह गए तो एक दिन हमारा भी नंबर ऐसे ही आएगा। उसी दौरान ब्रिटेन हिटलर के साथ एक समझौता करता है कि देखो ये पोलैंड को लेना चाहते हो, ये लास्ट तुम्हारा ऑप्शन है और ये पोलैंड को लेके और अपना साइड लग जाओ। अगर इसके बाद अगर किसी कंट्री पे कब्जा करने की कोशिश किया तो फिर हम लड़ने के लिए तैयार हो जाना फिर हमसे, तो फिर हम जर्मनी के ऊपर वार ओपन कर दें। लेकिन हिटलर अभी भी मानने वाला नहीं था, वो बारी बारी करके एक एक कंट्रीज को अपने में मिलाते गया। और अब हिटलर इतना पावरफुल हो चुका था कि पूरी दुनिया में हिटलर की नाम से लोग डरने लगते थे कि वो हमारी कंट्री पे अटैक न करते। और ये हुआ क्या इसमें कि बड़े बड़े जो कंट्री थे, अब जो पहले छोटे छोटे देशों को जीतता था हिटलर, और अब बड़ी बड़ी कंट्री को जीतने की कोशिश करने लगा। और बड़ी बड़ी कंट्री, कई ऐसे कंट्री हैं कि वो खुद से लड़ाई भी नहीं करते थे, खुद से साइन कर देते हिटलर के नाम अपनी कंट्री को। और यहीं से हिटलर इतना पागल हो जाता है कि उसको लगता था कि मैं किसी भी चीज को हासिल कर सकता हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। और इसी पागलपन में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, जो कि सोवियत यूनियन के साथ वार अनाउंस कर देता है। और ये सोवियत संघ वही था जो आज के जमाने में जिसको रूस बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे काफी बड़ा था और काफी ज्यादा जमीनें थी इसके पास। और जो सोवियत संघ था वो हिटलर के इस काम से बहुत खुश था, क्योंकि उसको लगता था कि हिटलर हमारे देशों के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, हमसे अच्छी दोस्ती है। और हिटलर एक के बाद एक करके पूरी दुनिया में अपना पैर फैला रहा था। ये देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत गुस्से में आती है और हिटलर के ऊपर अटैक करती है, उससे लड़ाई करती है। जर्मनी के कई शहर पे ब्रिटेन स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है। तो फिर हिटलर भी बोलता है कि ये बात अब शहरों पे आ गई है, तो फिर हिटलर भी लंदन पे सीधा 1000 एयरफोर्स, देखिए जरा सोच के देखिए कि 1000 एयरबेस एक ही साथ अटैक करने वाला था ब्रिटेन पे। लेकिन ब्रिटेन उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और वो लंदन शहर को पूरे तरीके से बचा पाता है। तो हिटलर की जो समझौता सोवियत संघ के साथ हुई थी कि तुम हमारा सपोर्ट करो, हमारा मदद करो, हम छोटे छोटे तुम्हारे दुश्मन देशों के ऊपर कब्जा करेंगे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ हिटलर के बातों में आकर अपनी सेना भेजती है हिटलर के सपोर्ट के लिए, तो हिटलर अब उनके ही सेना को, सोवियत संघ के सेना को ही मारकर और उनके कई 100 किलोमीटर की एरिया पे कब्जा कर लेता है। और धीरे धीरे हिटलर सोवियत संघ के 20% जमीनों पे कब्जा कर लेता है। और यही बात हिटलर को ले डुबोती है और यही गलती हिटलर के लिए बहुत बड़ा चीज बनता है आगे चलकर। और ये सब चल ही रहा था, तब तक जापान की दुश्मनी थी अमेरिका से, तो जापान भी अमेरिका के ऊपर बमबारी करना शुरू कर देता है बिना मतलब का, बिना वजह। और अमेरिका सोचता था कि मैं इस वार में, अभी तक तो शामिल नहीं हुआ था अमेरिका, वो पहला विश्व युद्ध से ही थक के बैठा हुआ था, वो बोल रहा था कि तुम लोग अपना लड़ो, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही जापान ने उसके ऊपर बमबारी शुरू किया तो अब ये पूरे तरीके से सेकंड वर्ल्ड वार बन चुका और अमेरिका भी इसमें एंट्री कर दिया। और इस बीच एक बात समझिएगा, उस टाइम पे भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन, जो अंग्रेज लोग आए थे, वो यहाँ भी अपना पांव फैलाए थे और यहाँ लोगों को अत्याचारी कर रहे थे। तो यहाँ से जो नेताजी, जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो अफगानिस्तान के रास्ते भागकर और हिटलर के पास पहुंचते हैं, हिटलर से एक समझौता करते हैं, क्योंकि हिटलर भी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ हिटलर भी लड़ रहा था और हमारा देश भी अंग्रेजों का गुलाम था। तो दुश्मन का दुश्मन कहीं ना कहीं दोस्त होता है। और यही सोचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और हिटलर से समझौता करते हैं कि आप हमारा हेल्प करिए, हमारा मदद करिए, ताकि अंग्रेजों को भारत से भी निकाला जाए। तो हिटलर की सेना अभी उतनी बड़ी नहीं हुई थी कि पूरे वर्ल्ड में एक ही साथ लड़ाई करे। पहले वो यूरोप के एरिया को कब्जा करना चाहता था। उसके बाद तो वो क्या करता है, जो जापान, हिटलर का दोस्त था, जापान से बोलता है कि आप सुभाष चंद्र बोस जी को बोलता है कि आप एक सेना तैयार करिए और यहाँ से सेना भेजेंगे हम इंडिया में वार करने के लिए। और उसी टाइम पे वहां से सेना लेकर आए भी थे। इंडिया के कई ऐसे अगल बगल इलाके हैं जिन पे लड़ाई भी हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। और उसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लोगों को, यहाँ के आम आदमी को भी, सुभाष चंद्र बोलते हैं कि ये आर्मी और एक दूसरे की सपोर्ट से नहीं होगा, कुछ हमको भी लड़ना पड़ेगा, यहाँ खून देना पड़ेगा, तभी आजादी मिलेगी। और वो वर्ल्ड वार जो सेकंड चल रहा था उसमें ब्रिटेन काफी तरीके से थक चुका था, क्योंकि हिटलर उसको दबा रहा था। और यही रीजन है कि अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था, क्योंकि हमने सही टाइम पे गेम खेला था। क्योंकि एक तरफ ब्रिटेन वार में बिजी था उधर हिटलर के साथ, तो हम लोग इधर आवाज उठाए तो फिर ब्रिटेन थोड़ा कमजोर पड़ गया। इतनी सारी कंट्री के एक हमारे ऊपर ही कब्जा नहीं था, उसके कई ऐसे कंट्री थे उसके ऊपर उसका कब्जा था। तो इतनी सारी कंट्री के ऊपर एक साथ रूल करना ब्रिटेन के लिए ये मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो जैसे ही इधर अमेरिका और जापान की लड़ाई शुरू होती है तो हिटलर की ध्यान थोड़ा सोवियत संघ से हटाकर और ये जापान को बचाने आता है और जापान के सपोर्ट में लड़ाई करने आता है हिटलर। और ये लड़ाई कुछ दिन तक चलती है, जब तक नवंबर आ जाता है। और नवंबर में जो सोवियत संघ पे जो कब्जा किया था हिटलर ने, और वहां पे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो हिटलर की सेना थी वो ठंडियों के मौसम में लड़ाई करना नहीं जानती थी, ये ठंडी से कैसे बचा जाता है। और वहां की जो सोवियत
यूनियन का जो सोवियत संघ का जो सेना थी उनको पूरी तरीके से पता था कि कैसे क्या करना है, और उनको ठंडी की आदत थी, तो इतना ज्यादा बर्फबारी होने लगता है कि ये हिटलर की सेना अब वहां पे वीक पड़ने जाती है, कमजोर हो जाती है, और वो अपना सोवियत यूनियन अपना जमीन वापस लेने लगता है धीरे धीरे करके। और जब ब्रिटेन ये देखता है कि सोवियत यूनियन अब हिटलर की सेना को वहां से भगा रहा है, तो फिर ब्रिटेन को भी लगने लगता है कि अब हिटलर की बुरा वक्त आ चुका है। तो जो फ्रांस था वो जर्मनी का बहुत बड़ा दुश्मन था, तो जो फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर जर्मन पे यानी हिटलर के देश पे अटैक कर देते दोनों एक साथ। जब यह अटैक होती है तो हिटलर थोड़ा पीछे हटता है, जापान से अपनी सेना को वापस अपनी कंट्री बुलाने लगता है। और ये जब जब पूरी दुनिया ये सारी चीजें जब देखती है, तो जितने भी हिटलर जितना भी छोटे छोटे देशों के ऊपर कब्जा जमाया था और वहां पे जो पॉपिट गवर्नमेंट बैठा था, ये पॉपिट गवर्नमेंट क्या होता है कि जैसे वहीं के किसी अपने आदमी को एक गवर्नमेंट बना दिया, जो कि नाम के गवर्नमेंट होते हैं लेकिन काम सारी हिटलर की होती। तो अब पूरी दुनिया को एक सवेरा दिखाई देता है, लगता है कि अब हाँ अब हिटलर हारने वाला है, पूरी तरीके से हिटलर की एंड होने वाली है। और पूरी दुनिया जोरों शोर से अपनी अपनी जो जिस कंट्री में हिटलर की सेना वहां कब्जा कर रखी थी, अपनी अपनी जमीनें वापस लेने लगे। और ऐसे ही करके ब्रिटेन, फ्रांस और ये लोग मिलकर, और ऐसे टाइम पे हुआ क्या, जो हिटलर के सपोर्टर थे वो काफी बैकफुट पे आ गए, क्योंकि इन लोगों के साथ बड़े बड़े कंट्रीज आ चुके थे। क्योंकि इधर रसिया जो था, सोवियत संघ ये भी था, और उधर ब्रिटेन, ये दोनों बड़े कंट्री हो गए, इधर अमेरिका भी, ये तीनों जो बड़े हो गए ना, तो ये लोग एक ब्रिटेन गवर्नमेंट एक साइन करते हैं और पूरी दुनिया के देश को बोलते हैं, जिसमें ये गल्फ, सऊदी, दुबई, ये कतर, जो गल्फ वाले थे, जितना भी गल्फ कंट्री थी, कतर, जॉर्डन, ये जितना भी थी, ये लोग भी ये साइन कर देते हैं। क्योंकि ब्रिटेन इनको डर दिखाता है कि देखो हमारे बाद तुम्हारा भी नंबर है, तुम तो और छोटे हो, तुमको एक झटके में हिटलर अपने कब्जे में ले लेगा। तो ये जो गल्फ कम्युनिटी के मुस्लिम देश थे, ये भी नहीं चाहते थे कि हिटलर आगे बढ़े और धीरे धीरे हमारा नंबर आ जाए। ये लोग भी खुल के ब्रिटेन के सपोर्ट में आते हैं, और पूरी दुनिया मिलकर एक तरीके से देखा जाए तो वो जर्मनी के चांसलर हिटलर को हराती है। और हिटलर एंड में भाग के कहीं कुछ दिनों तक एक जगह पे छुपा रहता है, और एंड में अपने ही हाथों से गोली मार लेता है। उसको लगता है कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, गोली मार लेता है। और ये सब जो लड़ाई हो रहा था ना, वो जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी के बीच ही हो रहा था, ताकि ये दोनों में मेन दुश्मनी इन्हीं दोनों के बीच था। और ये दोनों के सपोर्ट में कोई जर्मनी के सपोर्ट में आता था, कोई फ्रांस के सपोर्ट में आता था। इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा फैलती थी। और हुआ क्या, ये समझौता में जर्मन और फ्रांस दोनों हाथ मिलाते हैं, एक एलिगेशन पे साइन करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। तब से आज तक अभी दोनों दोस्ती हैं, और आज तक अभी तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। और उधर अमेरिका जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराता है, और वहां फिर वो अमेरिका सुपर पावर बनता है। और इधर अमेरिका और जापान की जो दुश्मनी थी, वो जापान के ऊपर परमाणु अटैक करके जापान को बर्बाद कर देता है पूरी तरीके से। और आज के बाद तो ये सब समझौता हो चुकी है उन लोगों में। उस नाटो के अंदर 30 देश है। तो दोस्तों ये कहानी थी सेकेंड वर्ल्ड वार, जो हिटलर के ऊपर बेस्ड थी। और आप लोग सोच के देखो कि एक अकेला इंसान कैसे पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। और ये तो सिर्फ मैं हिटलर की कहानी को बताया था, और ये पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार को एक्सप्लेन नहीं किया था इसमें। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं पूरे तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार के ऊपर एक्सप्लेन करके एक वीडियो रेडी कर दूंगा और काम शुरू कर दूंगा, जब अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।